फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ये सारी चीजें। तो आज जो मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं बेसिकली पॉक्सो के बारे में बताने आई हूँ। पॉक्सो आपने थोड़ा बहुत सुन रखा होगा, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, एक एक्ट आया हुआ है हमारे यहाँ, और ये बहुत लेटेस्ट लेजिस्लेशन है, मैं बोलूँ क्योंकि ये 2012 में आया था, ठीक है। और मैं चाहती हूँ जो सेशन में ले रही हूँ प्लीज इंटरएक्टिव हो, आप लोग भी थोड़े जो भी इनपुट्स देना चाहे दे, क्वेश्चंस जो भी होंगे सेशन के एंड में हम लोग ले लेंगे, ठीक है। सो पॉक्सो जैसे पता है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन है, सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है। ये एक्ट जो है ये 2012 में इनैक्ट किया गया था, बट ये इन्फोर्स हुआ था चिल्ड्रंस डे वाले दिन। सबको पता है चिल्ड्रंस डे कब आता है, 14 नवंबर को आता है। तो 14 नवंबर 2012 में ये पॉक्सो एक्ट आया था। देखिए जो एक्ट है ना, और जो एक्ट के प्रोविजंस होते हैं वो बहुत वास्ट होते हैं। हम जब जज साहब के सामने कोई चीज प्रूव करना चाहते हैं तो एक्ट के एक एक वर्ड के ऊपर जजमेंट्स आती है। तो जब इतना एक्ट बड़ा है तो मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, मैं एक आप लोगों को ओवरव्यू दूंगी कि बाय चांस जैसे आप वर्कर्स हैं एनजीओ के, कभी बच्चों से रिलेटेड आपके सामने कोई समस्या आती है, कोई सिचुएशन आती है, तो आपने उसमें क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या ऑफेंस है, क्या ऑफेंस नहीं बनता है, ठीक है। सो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उन्होंने ये पॉक्सो एक्ट करवाया। अच्छा, पॉक्सो एक्ट के पीछे हिस्ट्री में आपको बता, जैसे हमारा आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड है, उसमें आपको पता है कि जो भी महिला के साथ गलत होता है उसके भी प्रोविजंस है, रेप के भी प्रोविजंस है। तो ऐसा क्या था कि पॉक्सो एक्ट लाने की हमको जरूरत पड़ गई। तो जो मेन चीज जो पॉक्सो एक्ट को सबसे अलग बनाती है कि ये जेंडर न्यूट्रल है। अगर आप रेप के प्रोविजंस देखें आईपीसी में या कोई असॉल्ट देखें तो वो सारे जेंडर बायस है विमेन के लिए, कि भाई विमेन के साथ असॉल्ट हुआ, विमेन के साथ रेप हुआ। बट व्हाट अबाउट मेल? तो यहाँ पे स्पेशली जब इतने केसेस सामने आए जब बच्चों के साथ, इरिस्पेक्टिव कि वो गर्ल चाइल्ड था, इरिस्पेक्टिव कि वो बॉय चाइल्ड था, तो जब ऐसे सामने सिचुएशंस आने लगी जहां उनको सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा था, तो हमें लगा मैं ऐसे लेजिस्लेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है जो जेंडर न्यूट्रल हो, स्पेसिफिकली फॉर विमेन नहीं, स्पेसिफिकली फॉर गर्ल चाइल्ड नहीं, फॉर बॉयज ऑल्सो, फॉर बॉय चाइल्ड। और इस एक्ट में क्या स्पेशलिटी है? चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन की डेफिनेशन क्या है कि एनी पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो मान लीजिए कोई लड़का भी है जो 18 ईयर्स से बिलो है तो उसको भी चाइल्ड माना जाएगा, और कुछ भी उसके साथ सेक्सुअली कोई भी ऑफेंस हो रहा है, अब्यूज हो रहा है, असॉल्ट हो रहा है, तो वो इस एक्ट में जाएगा। और कई बार ऐसे होते हैं कि सामने मान लो कोई स्थिति होती है जिसमें आईपीसी के प्रोविजंस भी आते हैं, पॉक्सो के भी आते हैं, तो पॉक्सो के प्रोविजंस उसमें लगेंगे, क्योंकि पॉक्सो में अभी हमारा 2019 में अमेंडमेंट हुआ था जिसमें जो पनिशमेंट थी ना पॉक्सो में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दी गई थी, पनिशमेंट बहुत ज्यादा। मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताऊंगी क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, बाकी आप खुद ही एक बार एक्ट में या गूगल में जाके गो थ्रू कर लेना तो आपको आइडिया मिल जाएगा। सो बेसिकली ये एक्ट आया, किसने आया? टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन, टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी, ठीक है। और प्लस इसके साथ एक और चीज आई, वो आई एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स। मान लो कोई बच्चे के साथ ऑफेंस हो रहा है, क्या हम उसको नॉर्मल कोर्ट में ही भेज देंगे मैटर को? तो पॉक्सो ने क्या करा है, पॉक्सो ने स्पेशल कोर्ट्स एस्टैब्लिश करे जो नॉर्मल कोर्ट्स नहीं है, जैसे हमारा यहाँ पे नियर बाय करकड़ुमा पड़ता है वैसे और भी केसेस आई पड़ा, तो वहां पे स्पेशल पॉक्सो कोर्ट्स बनाई गई है। तो इनमें क्या होता है, जैसे एक नॉर्मल ट्रायल चलता है वैसे बच्चों के लिए अलग से स्पेशल फ्रेंडली, कहते हैं ना बच्चों के लिए फ्रेंडली लेके ट्रायल है, जिसके बारे में मैं अभी डिटेल में बताऊंगी। सो पॉक्सो एक्ट को आपको इतना पता चलना चाहिए कि आया कब था। इट वॉज इन्फोर्स्ड ऑन 14 नवंबर 2012, ठीक है। और ये किस लिए आया था? टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी, और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, ठीक है। तो अब अगर आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा सेक्सुअल असॉल्ट होता क्या है, आपकी नॉलेज में जो भी लेमैन लैंग्वेज है उस पर आप मुझे बताइए सेक्सुअल असॉल्ट अकॉर्डिंग टू यू क्या होता है, बच्चों को स्पेसिफिक करके, बिकॉज दिस एक्ट इज बच्चों को। एनी वन, जिसको जो समझ में आ रहा है बताइए प्लीज। राइट राइट। देखिए सेक्सुअल असॉल्ट जो इस एक्ट में डिफाइन किया गया वो दो टाइप का, एक तो पेनिट्रेटिव, एक है नॉन पेनिट्रेटिव। पेनिट्रेटिव मतलब कि बकायदा बच्चे के साथ रेप हुआ है, ठीक है, जिसमें रेप है वो पेनिट्रेटिव। नॉन पेनिट्रेटिव मतलब जब आपके बॉडी के बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को टच किया जाता है तो वो सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया भाई किसी तरीके से आप मतलब बच्चे को गंदे मैसेजेस भेजते हैं या मानो उसको यूज करते हैं किसी प्रकार से, तो वो एक सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया बच्चे के साथ। पोर्नोग्राफी आप लोगों को पता है क्या है कि किसी भी प्रकार में बच्चे को यूज करके कोई पॉर्न वीडियोस बनाई जाए या दिखाई जाए, ये पोर्नोग्राफी। तो ये सारे जो भी ऑफेंसेस
सेक्सुअल ऑफेंसेस जो बनते हैं बच्चे को लेके, चाहे वो पेनिट्रेटिव हो, नॉन पेनिट्रेटिव हो, वो पोर्नोग्राफी हो, मैसेजेस के तौर पे हो, दिखाने में हो, बनाने में हो, या इवन आपके पास कोई बच्चे से रिलेटेड मान लो कोई सेक्सुअल ऑफेंस वाली वीडियो आप उसको किसी के साथ शेयर करते हैं, दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इस एक्ट के थोड़े बेसिक प्रोविजंस जो इस एक्ट को अलग बनाते हैं, एक चीज जो मैंने आपको बताया था कि जेंडर न्यूट्रल है, ये चाइल्ड के लिए है बिलो द एज ऑफ 18 इररिस्पेक्टिव द चाइल्ड इज अ गर्ल चाइल्ड और द चाइल्ड इज अ मेल चाइल्ड। ठीक है, सेकेंड चीज है जो इसके अंदर है, जो पनिशमेंट्स है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो मैं आपको बताती हूँ, इसमें है सेक्शन 3 से सेक्शन 14 या 20 तक पनिशमेंट्स दी गई है, तो एक बार आप एक्ट में दे दीजिएगा। जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है उसकी पनिशमेंट्स 10 ईयर्स भी है, 20 ईयर्स भी है, डिपेंडिंग अपॉन द कि क्या ऑफेंस हुआ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है एंड फाइन भी है। ठीक है, और मान लीजिए एक इसके अंदर एक टर्म उन्होंने यूज किया है एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब कि जो बच्चा था वो एक किसी के साथ था किसी ट्रस्ट वाली पोजीशन में। फॉर एग्जांपल जैसे आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो जो टीचर और बच्चे का जो रिलेशनशिप होता है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कहते हैं, ट्रस्ट वाला होता है। तो जब वो ट्रस्ट वाले रिलेशनशिप में बच्चे के साथ एक सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है तो उसको एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट कहते हैं, जिसकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है। और अगर आप ये ऑफेंस करते हैं तो भी पनिशमेंट है। अगर आपकी जानकारी में ये ऑफेंस हुआ है और आप नहीं रिपोर्ट करते तो भी ये ऑफेंस है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि अटेम्प्ट करने की कोशिश करी गई बच्चे पे लेकिन अटेम्प्ट भी अनसक्सेसफुल रहा तो भी उसकी पनिशमेंट है। जो मेन पनिशमेंट है उसकी हाफ पनिशमेंट है लेकिन पनिशमेंट है। सो किसी तरीके में आप साथ देते हैं आप पनिश होते हैं, आप करते हैं तो आप डेफिनेटली पनिश होते हैं। आपकी नॉलेज में है और आप नहीं बता रहे हैं तो भी इट्स एन ऑफेंस। जैसे मेरे पास अभी एक केस आया है, मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि दिल्ली का ही है, तो वहां पे जब ये ऑफेंस हुआ बच्चे के साथ, ये स्कूल के टीचर के नॉलेज में था लेकिन क्या होता है कि स्कूल के टीचर ने ही उस चीज को रिपोर्ट नहीं किया, तो ये भी एक ऑफेंस है। जबकि उनका कुछ करना नहीं था, इसमें किया उन्होंने कुछ नहीं, लेकिन उनकी नॉलेज में आया, जब बच्चे ने बाद में बताया कि मेरे साथ ऐसा कुछ है और टीचर ने वो चीज नहीं रिपोर्ट करी, सो दैट इज एन ऑफेंस। तो आप प्लीज सेक्शंस कुछ देख लीजिएगा कि क्या क्या पनिशमेंट्स है। 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फाइन के साथ ये सारी पनिशमेंट्स दी गई है। ठीक है, अब मैं आती हूँ कि ट्रायल क्या है इसमें। तो ट्रायल में मैंने जैसे बताया कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स है। तो जैसे एक नॉर्मल इंसान का कोई कुछ जुर्म करता है तो उसके ट्रायल में और उसके ट्रायल में क्या डिफरेंस है। जैसे बच्चे, देखिए बच्चे जो होते हैं ना बहुत वल्नरेबल होते हैं, उनको वो डर बहुत जल्दी जाते हैं क्योंकि जो भी प्रिपरेटर उनके साथ कुछ गलत करता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को हार्म कर दूंगा या मैं इसको कर दूंगा या मैं तुम्हें हार्म कर दूंगा। तो जो भी रिकॉर्डिंग होती है बच्चे की स्टेटमेंट की वो वहां होती है जहां बच्चा सेफ फील करता है, या तो उसके घर पे या तो जहां बच्चा बताए मैं वहां रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि बच्चे को कोर्ट में ही बुलाया जाए या पुलिस स्टेशन ही बुलाया जाए स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, जहां बच्चा चाहता है वही स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। ठीक है, और बच्चे को आप रात को डिटेन नहीं कर सकते पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। और जनरली क्या होता है पॉक्सो केसेस में ना फीमेल ऑफिसर्स को प्रेफर किया जाता है, जो फीमेल पुलिस ऑफिसर होती है कि वो जाके बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। प्रेफरेबली, ऐसा कोई रूल नहीं है बट प्रेफर करते हैं कि फीमेल हो। और जब भी बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने जाए तो उसमें जो यूनिफॉर्म होती है पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म में नहीं जाते हैं, वो नॉर्मल सिविल ड्रेस में बच्चे के उसमें जाते हैं। और कई केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ बच्चा इतना घबराता है जाने में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी स्टेटमेंट आप लोग रिकॉर्ड करते हैं, कई बार ऐसा भी हुआ है। और इसमें यह है कि जैसे बच्चा कई बार नहीं बोल पाता, बहुत डरा होता है, तो कई बार साइकोलॉजिस्ट या स्पेशल एजुकेटर्स जिसको हम कहते हैं वो भी वहां पे हम बुलाए जाते हैं कि बच्चा अपनी टेस्टिमनी अच्छे से दे। और कई बार होता है कि पेरेंट्स की मौजूदगी में बच्चा बहुत ज्यादा सेफ फील करता है तो पेरेंट्स भी हम लोग रखते हैं वहां पे। और मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो बच्चे का बहुत जरूरी होता है पॉक्सो केसेस में। पुलिस के पास भी रूल है कि मान लीजिए पुलिस के पास आता है कोई पॉक्सो का तो विद इन 24 आवर्स उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है। तो जैसे मान लीजिए कोई गर्ल चाइल्ड है जिसके साथ हुआ है तो गर्ल चाइल्ड के साथ एक रूल है कि पेरेंट हमेशा साथ में होना चाहिए। गर्ल चाइल्ड के साथ स्पेशली जो भी उनका वो करेगा देखने के लिए, जो भी रिपोर्ट मेडिकल होगी वो एक फीमेल डॉक्टर ही करेगी। बाकी मेल चाइल्ड के साथ जो अब्यूज हो रहा है वो मेल डॉक्टर भी कर सकता है, फीमेल डॉक्टर भी कर सकती है, बट फीमेल चाइल्ड के साथ जो सेक्सुअली कोई भी असॉल्ट हुआ है, अब्यूज हुआ है, वो फीमेल डॉक्टर्स ही करेंगे। तो ये जनरल प्रोविजंस है जो आपको पता होना चाहिए कि ट्रायल कैसे होता है बच्चे का। स्पेशल कोर्ट्स है हमारे पास, रिकॉर्डिंग उसकी जहाँ जगह होगी, जहाँ वो चाहता होगा वहां रिकॉर्डिंग होगी, पुलिस को करनी है। अच्छा, जो पुलिस भी स्टेशन आप जाएंगे ना तो अगर आपने सुना होगा कि वहां पे स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट्स होती हैं,
तो जनरली वो ही बच्चे वो ही पॉक्सो के केसेस को हैंडल करती है। तो इसमें क्या है कि मान लो पुलिस के पास कोई केस आता है तो इसमें एफआईआर मैंडेटरी है, पुलिस इसमें एफआईआर करने से मना नहीं कर सकती। ये कुछ कुछ बेसिक फीचर्स है पॉक्सो के जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एफआईआर इज मैंडेटरी, एफआईआर करने के विद इन 24 आवर्स मेडिकल एग्जामिनेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज, आपको पता है चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज आपने सुन रखा है, तो उनको भी केसेस रिपोर्ट होते हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमिटी से करती, देन दे कीप फॉलोइंग अप विद द पुलिस एंड कोर्ट ऑल्सो कि इसमें क्या प्रोसीडिंग्स हुई है, क्योंकि विमेन जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है वो टैब रखता है कि कौन कौन से पॉक्सो के केसेस आए हैं, अभी तक उन केसेस में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और कई बार ये होता है कि बच्चे या पेरेंट्स कई बार सोशल बदनामी से कहते हैं हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे, कोई देख लेगा कि हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं हमारी बदनामी होगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में भी आप डायरेक्टली जो उनके ऑफिस बने आप वहां भी जा सकते हैं। तो जैसे आप एनजीओ के साथ एसोसिएटेड है, आप वर्कर्स है, मैम वर्कर्स ही है सारे एनजीओ के, तो आपके सामने कभी कोई ऐसा ऑफेंस आता है बच्चे को लेके जहाँ पे सेक्सुअली बच्चा अब्यूज हुआ है, तो आपका मेन चीज है कि उसमें एफआईआर करवाना, विच इज मैंडेटरी, एंड पुलिस उसमें करेगी। अगर पुलिस उसमें मना करती है एफआईआर, आप एस्केलेट कर सकते हैं मैटर, सीधा जो मजिस्ट्रेट है वहां के उनको कर सकते हैं, ठीक है। एफआईआर इज मैंडेटरी, मेडिकल एग्जामिनेशन विद इन 24 आवर्स, क्योंकि सेक्सुअल असॉल्ट प्रूव करने के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यही चीजें हैं जो पॉक्सो में है। बाकी ज्यादा डिटेल में मैं प्रोविजंस तो नहीं बताना चाहूंगी, मैं चाहूंगी कि आप डायरेक्टली पढ़े तो बेटर है। बाकी मैं ये बताऊंगी कि जैसे मैंने बताया इंटेंशन किसी की है किसी बच्चे के साथ गलत करने की, लेकिन अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल हुआ ड्यू टू एनी रीजन, देन ऑल्सो देयर इज अ पनिशमेंट इन दिस एक्ट फॉर दैट इंटेंट ऑल्सो। इंटेंशन रही कि मैं इस बच्चे के साथ गलत करूंगा लेकिन नहीं कर पाया ड्यू टू एनी रीजन, तो भी मैटर रिपोर्ट होगा, रिपोर्ट होकर इसमें एफआईआर होगी और उसके अंदर बच्चे का जो मतलब जो भी कार्रवाई है वो जैसे चलती है पॉक्सो की कार्रवाई, ट्रायल चलता है वैसे उसमें चलेगा, इसमें पनिशमेंट है, ठीक है। और जो मेन चीज इसमें ये है कि जो बच्चे का जो एविडेंस वगैरह होता है एक टाइम फ्रेम दे रखा है। जैसे हमारे कई बार केसेस तो चलते ही रहते हैं, जैसे पुलिस को चार्जशीट मिनिमम कहते हैं 60-90 डेज में फाइल करनी होती है। इसमें पॉक्सो में क्या है कि जो बच्चे का जो भी रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट वगैरह होता है वो विद इन 30 डेज आपको करना है और पूरे केस का ट्रायल आपको 1 ईयर में करना है, ठीक है। ये इन्होंने डेडलाइंस प्रोवाइड करे क्योंकि बच्चों से रिलेटेड केस है, स्पीडी ट्रायल्स होने चाहिए, इसलिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई है। इसलिए उन्होंने कहा कि एविडेंस विद इन 30 डेज एंड ट्रायल टू बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर। बट कई बार केसेस सामने ऐसा आ जाते हैं जो टाइमलाइंस क्रॉस कर देते हैं बिकॉज उनमें इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, या कई बार फॉल्स एंड फ्रिवलेस केसेस भी आते हैं। फॉल्स एंड फ्रिवलेस केसेस इसमें क्यों आते हैं? क्योंकि कई बार कॉम्पनसेशन इसमें मिलता है, इससे कॉम्पनसेशन भी देता है कोर्ट आपको, तो कई बार कई केसेस ऐसे सामने भी आते हैं जो फॉल्स एंड फ्रिवलेस भी होते हैं, तो उस वजह से कई बार डिले हो जाता है पूरी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने में। सो ये बेसिक मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया पॉक्सो का, क्योंकि अगर मैं डीप में जाऊंगी वो आपके लिए बिल्कुल फायदा नहीं रहेगा। दैट इज फॉर द कोर्ट एंड फॉर द लॉयर टू डिसाइड बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। तो एनी क्वेश्चंस जो अभी तक मैंने बताया पॉक्सो को लेकर, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चंस? कोई बेसिक मैंने आप लोगों को एक आइडिया दे दी है कि क्या कि सेक्सुअल ऑफेंसेस बच्चे को जो देखिए भारत की बात है, आपने चाइल्ड ट्रैफिकिंग तो सुना होगा। चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो है वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, बाहर भी है। तो ये जो ऑफेंसेस है चाइल्ड को लेके ये बाहर भी कंट्रीज में है और इंडिया। और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के भी जो है, देखिए ट्रैफिकिंग का एक अलग लॉ आपका आईपीसी सीआरपीसी वगैरह में दे रखा है, पॉक्सो में भी दे रखा है, लेकिन पॉक्सो में जो पनिशमेंट्स है वो आईपीसी से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो इसलिए जनरली जब ऐसे केसेस लगते हैं तो पॉक्सो ही उसमें आता है बोल के। नहीं देखिए अभी तो ये बच्चों के बारे में रिकॉर्डिंग टेस्टिमनी बच्चों की बता रहे हैं जो बोल सकते हैं, बट ऐसे भी रेप्स हुए छोटे बच्चों के साथ जो बोल ही नहीं सकते, 3-3 साल के 2-2 साल की गर्ल चाइल्ड है, और छोटे बच्चे मतलब जो नॉर्मल छोटे मेल चाइल्ड है उनके साथ भी हो रहा है। हाँ होने के बाद भी उन्हें सजा बहुत लेट मिलती है। नहीं सजा ऐसा नहीं है लेट मिलती है, अगर आप देखेंगे ना रेप की भाई कितने पॉक्सो के केसेस, हर कोर्ट में एक बोर्ड बना हुआ है जहाँ पे आता है कि कोर्ट के पास कितने पॉक्सो के केसेस आए, कितने रिजॉल्व हुए, कितनों को कॉम्पनसेशन मिला, एवरीथिंग इज देयर। और अगर आप देखेंगे इसमें स्पीडी ट्रायल भी है, डिस्पोजल रेट बहुत है, लेकिन क्योंकि ये एक्ट है बहुत सारे लॉज है जो देखो विमेन सेंट्रिक लॉज नहीं है आपके पास, डोमेस्टिक वायलेंस भी सब है, वो भी मिसयूज होता है। इसी तरीके से पॉक्सो भी काफी हद तक मिसयूज हो रहा है, छोटे बच्चों को लेके नहीं बट कई बार बड़ी लड़कियां जो 16 साल की होती है, उनके बॉयफ्रेंड 18-19 साल के होते हैं, कंसेंट होती है, सेक्स होता है, कंसेंट से ही होता है, लेकिन क्या होता है कि बाद में लड़की के पेरेंट्स आ जाते हैं
लड़के के ऊपर लगाते हैं पॉक्सो। क्यों? क्योंकि जो गर्ल चाइल्ड है वो बिलो 18 ईयर्स है। लेकिन कंसेंट तो बहुत चीजें प्रूव करने में यहाँ केसेस में थोड़ा डिले आ जाता है। बट जो जेन्युइन केसेस हैं जहाँ बच्चों के साथ एक्चुअली असॉल्ट हुआ है, छोटे छोटे बच्चे बिलो द एज ऑफ 5, बिलो द एज ऑफ 10, उन जेन्युइन केसेस में आपका देखेंगे अगर डिस्पोजल रेट बहुत स्पीडी है ऐसे। लेकिन इस केस को जब हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना हमें रोकने वाले उसमें हमारा वकील भी होते हैं। वकील पॉक्सो के केसेस में तो नहीं है। बहुत केस ऐसे आते हैं सामने तो रोकते जाते हैं, हम जाते हैं फील्ड पे बात करने के लिए, तो ये कहते हैं कि आप क्या करोगे, आप हमें बता दोगे, वो बिगाड़े तो फील्ड है कुछ भी चीज है आप हमें बता दोगे, हम आपको बता देंगे। उससे क्या होगा, पुलिस भी क्या करती है कि क्लास पुलिस आती है सामने घर में सबके सामने कि हाँ क्या हुआ है, आधी पब्लिक को पता ही लग जाता है ये चीज क्या है। तो मैं वही चीज है कि मेरा सामान होगा तो आधे लोग नहीं पता। तभी मैं आपको बता रही, कई बार जैसे मैंने बताया था कि बहुत लोग पुलिस में जाने में थोड़े एप्रीहेंसिव होते हैं सोशल स्टेटस को लेके कि भाई पुलिस में है ये है। तो उसमें जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है ना, वहाँ पे आप लेटर भी लिख सकते हैं। फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसको कराना। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि पुलिस ही आए, आपने जो बच्चे की जगह कन्वीनियंट होगी, जरूरी नहीं है वो घर हो या पुलिस स्टेशन हो, आप कहीं और बुला के भी बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा सकते हैं। इवन इन स्कूल्स इट हैज हैपन कि बच्चा अपनी टीचर के साथ कंफर्टेबल है तो टीचर के सामने उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई गई है। और जो भी पुलिस आएगी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की, पहली बार वो यूनिफॉर्म में नहीं होगी, तो किसी को पता ही नहीं चलता कि वो यूनिफॉर्म में आई पुलिस है, क्योंकि वो सिविल ड्रेस्ड होते हैं एंड बेसिकली फीमेल्स होती है, तो इतना शक भी नहीं जाता कि किस पर्पज से वो आई है। तो बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है, जो फॉलो होती है तो बेटर है, कई बार नहीं फॉलो होती। जैसे आप बता रहे कि बहुत बार, मैंने तो आज तक ऐसे कोई केसेस नहीं देखे जहाँ वकील टैंपर कर रहे हैं एविडेंस से या मना कर रहे हो आपको, क्योंकि पॉक्सो बट ये कि हाँ कोई फ्रिवलेस केस है तो उसको कंटेस्ट तो करना ही पड़ेगा, मतलब कोई फॉल्स केस आता है तो देखो वकील की जॉब है कि वो केस को कंटेस्ट करेगा ही। बट रफा दफा ऐसे नहीं, पॉक्सो में एफआईआर है, एफआईआर आपकी अगर दर्ज हो गई, लॉन्च हो गई तो वो एफआईआर रहेगी, वो ऐसे नहीं होगी। ठीक है, नहीं बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन ये है कि देखिए बच्चे के, अगर आप हिंदू सक्सेशन एक्ट देखें तो बच्चे के गार्डियंस कौन है एक्चुअल में, मदर एंड फादर, लेकिन उससे भी मदर से भी ज्यादा फादर को गार्डियन माना जाता है। तो जहाँ पेरेंट्स ही नहीं आगे बढ़ेंगे उसमें आप लोग भी कुछ नहीं कर पाओगे। रीजन नहीं कि पेरेंट्स की हामी होना केस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बढ़ जाती है। आप न्याय भी दिलाओगे बच्चे को तो ये होगा कि द पर्सन विल बी बिहाइंड द बार्स, फाइन लगेगा, कॉम्पनसेशन उनको ऑलरेडी मिल गया है तो इसलिए सेटलमेंट हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो होता है जो इस तरीके से। वो तो माता पिता ने ले लिए, जो बच्ची के साथ हुआ है तो बड़ी होगी धीरे धीरे, कहीं ना कहीं उसको महसूस होगा तो उसके साथ। देखिए ये हर लॉ के, हर एक्ट के कुछ ना कुछ फ्लॉज तो है ही। आप कोई भी एक्ट उठा लीजिए, मैं स्पेसिफिकली पॉक्सो को लेके नहीं बोलूंगी, आप वैसे भी कोई एक्ट उठा लीजिए, चाहे आप आईपीसी उठा लीजिए। देखिए मर्डर इज अ मर्डर, बट देन इन मर्डर वी हैव एक्सेप्शंस आल्सो। जो लोग मर्डर करते हो बेल पे बाहर भी होते हैं, वो एक्सेप्शंस में भी आते हैं। हर एक्ट का अपना एक फ्लॉ भी होता है। तो कई बार केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पेरेंट्स ही परस्यू नहीं करना चाहते, उसमें आप इमोशनली लॉ में नहीं चलोगे कि बच्चा क्या है कैसे है, आप सोचोगे। लेकिन जब पेरेंट्स ही नहीं एफर्ट्स लेंगे उसको न्याय दिलाने के लिए तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। समाज में अवेयरनेस की जैसे रेप होता है तो लॉस किसका होता है, जिसके साथ रेप हुआ है, क्योंकि मेंटली भी इमोशनली बहुत चीजें लॉस उसका हुआ, छुपाते वही अपने आप को छुपाते। और जो क्राइम करने वाले, जो रेप करने वाले, वो खुले आप ढूंढते हैं या फिर उनका नाम आराम से बता देता है कि वो लड़की अपने आप को या कोई भी पर्सन अपने आप को छुपाता है। तो ये हमारे समाज में है बुराई, जो हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, वो पीड़िता है तो उसके सपोर्ट होना चाहिए हमें। वही वजह है कि जैसे आप बता रहे हो पेरेंट्स अवेयर नहीं है, उनको ये भी पता चले कितना बड़ा क्राइम हुआ है, तो थोड़ा सा पैसे में अपना ईमान भी देते हैं, अपने बच्चों की देखते हैं, अपने बच्चों के लिए भी नहीं बता पा रहे। तो इसका मतलब ये लॉ से अलग हो गया। वो अब क्या करें लोग, इसके बियॉन्ड तो जब लॉ नहीं कर सकता ना, पेरेंट्स जो करेंगे उसी तरीके से करेंगे, वो बच्चा होता है।
तो वो हमारे समाज में बुराइयों में समाज के जिसको हम भूल भूल करके बुरा भटकाना करके हम थोड़ा करके उसको अवैध कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से थोड़ा सा प्रयास तो कर ही रहे हैं ना, तो हम वही सोचे कि हम प्रयास करें तो कहीं ना कहीं समझ रहे कितना दिया जा रहा है डिपेंडिंग कि कितना ग्रेव मतलब ऑफेंस हुआ है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, किस तरीके से डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस में आपको कॉम्पनसेशन मिलता है। डीएलए से भी आपको देता है, जो दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज है, एप्लीकेशंस इनके पास, रेप के भी डीएलएसए के पास कॉम्पनसेशन आते हैं और इसके भी कॉम्पनसेशन डीएलएसए के पास आते हैं। सो उसमें क्या जज साहब ने क्या नोटिंग करी है, कैसे ट्रायल चला, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की क्या छानबीन हुई, वैसे प्रोसिक्यूशन का क्या केस है, एवरीथिंग टेकन इनटू कंसिडरेशन और कॉम्पनसेशन इज डिसाइडेड कि कितना ग्रेव ऑफेंस हुआ उस हिसाब से। और कोई क्वेश्चंस किसी के? एक्चुअली लास्ट ईयर मेरे पास एक केस आया था, उसमें एक लड़की थी 15 साल, ठीक है। उसने अपने दोस्त के साथ पिक्चर शेयर की, उसने उन पिक्चर्स को वायरल कर दिया। अब पेरेंट्स ने पॉक्सो के अंदर केस दर्ज हुआ, अब इसमें क्या होना चाहिए? पॉक्सो के अंदर नहीं आएगा? नहीं, देखिए जैसे बता रहे हैं कि जो भी पिक्चर्स थी मतलब उसकी क्या थी, कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में थी, कैसी थी पिक्चर्स, वैसे ही थी कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। तो इसमें सबसे पहली चीज होती है साइबर सेल में रिपोर्ट करना, क्योंकि जो कंटेंट अगर उसने कहीं अपलोड करा है तो वहां से हट जाए। दूसरी चीज, जब आप इसमें एफआईआर होती है तो वो फोन भी कॉन्फिस्केट कर लेते हैं, वो जो यूआरएल वगैरह है ये साइबर टीम सारा डिलीट कर देती है, तो वो फोटोज वीडियोस वगैरह डिलीट कर देते हैं। दैट इज द फर्स्ट स्टेप बिकॉज वी डोंट वांट दैट वीडियो शुड गेट वायरल। सेकंड स्टेप इसमें आपका ये आता है कि एफआईआर जो होगी उसमें आईपीसी में आपके इंडियन एक्ट है, आईटी एक्ट है, उसके प्रोविजंस लगते हैं, आपके आईपीसी के प्रोविजन लगते हैं, पॉक्सो के भी प्रोविजन लगते हैं। तीनों को जो भी चार्जशीट बनती है, तीनों जो भी सेक्शंस रेलेवेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंगली लगते हैं। तो इस तरीके से फिर ट्रायल आगे बढ़ता है। पॉक्सो में भी होता है, आईपीसी के प्रोविजन रहता है, लेकिन जैसे आप कह रहे चाइल्ड के साथ हुआ तो स्पेशली पॉक्सो जो रिलेटेड कोर्ट्स होते हैं उसमें होता है। अगर यही कोई फीमेल होती जो मेजर होती है, 18 साल से अबव होती, उसके साथ भी ऐसा होता कि उसकी जो वीडियोस होती है, फोटोज होती, कोई ब्लैकमेल कर रहा होता, तो फिर वो नॉर्मल कोर्ट्स में बांट जाता है। उसमें पॉक्सो के प्रोविजन स्पेसिफिकली नहीं लगते, बट आईटी एक्ट, आईपीसी आपका सारा लगता है। और उसके बाद जब केस एफआईआर हो गया था रजिस्टर, तो पेरेंट्स चाह रहे थे कि वो केस वापस विड्रॉ करें, तो ये पॉसिबल होता है? नहीं, केस विड्रॉ करें, लेकिन उसमें आपको कोर्ट को बताना होता है। एफआईआर आपकी हो गई तो आपका एफआईआर पुलिस से नहीं जाएगी, वो कोर्ट के ऑर्डर से ही जाएगी, ठीक है। अब जैसे 498A के केसेस होते हैं, डाउरी के कितने केसेस हमने देखे, जैसे 498A में कंप्लेंट होती है, तो जब आपका केस हो जाता है या मान लीजिए आपकी सुलह हो जाती है इन लॉ से, जो भी होता है, तो कोर्ट कहते हैं स्पेशली उस एफआईआर के लिए हमें हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा क्वॉश कराने के लिए। एक रूल है 498 डाउरी का, एक रूल है कि मान लीजिए 498A में आपकी एफआईआर हुई है, आपका सेटलमेंट हो गया, आपका केस खत्म हो गया कोर्ट से, फिर भी उस एफआईआर को खत्म करने के लिए आपको हाई कोर्ट जाना पड़ता है क्वॉश कराने के लिए। तो ऐसे ही इसमें जब आपका पूरा सेटल हो जाता है मैटर पॉक्सो में, तो वहीं पे आपका जो कोर्ट ऑर्डर होता है उसी के थ्रू ही सेटल होता है, उसी के थ्रू एफआईआर सेटल। या तो जो भी एक्यूज होगा या तो कन्विक्ट हो जाएगा या वो एक्विट हो जाएगा। अब ये है कि अगर आप सोचे कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे कि उसने गुनाह तो किया लेकिन वो एक्विट हो गया, उसको सजा नहीं हुई, तो आप इसके अगेंस्ट में जाएंगे, आप अपील में जाएंगे, आप आगे हाई कोर्ट में जाएंगे, आप रिविजन डालेंगे ऑर्डर, इस तरीके से, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस? सबको पूछना है एक प्रश्न। नहीं मैम, मैंने ना एक बेसिक ओवरव्यू दिया, बिकॉज मैं अगर डिटेल्स में जाऊंगी ना इनको समझ आएगा मैम, बस पता होना चाहिए एक्ट आया कब, क्यों आया है, किसने आया है, क्या क्या बिल्कुल बिल्कुल वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो मिलेगा तो मैम वो तो प्रॉब्लम बेस्ड है। बाकी मैम है, मैम के पास मेरा नंबर है, कभी कोई दिक्कत होती है आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू वाली बात, कोई एडवाइस, कोई सजेशन किसी केस को लेके। नहीं, मैंने आपके रजिस्टर में लिखा था, शायद मैंने कराया, इनके रजिस्टर में लिखा था, तो आपके पास है ना, मैंने आपके हाँ। नंबर जो दिया है आपको, वो मैं आपको भी कोई बात नहीं है, और कम्युनिटी में भी आप